बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। और लास्ट टाइम हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारा कुछ डिस्कस किया था हमारी लास्ट वीडियो के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो पहले हमने डिस्कस किया प्रोटीन्स और अब हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स, दैट इज डीएनए और आरएनए, एंड व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड्स। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। A nucleic acid is a long chain molecule made up of smaller molecules called nucleotides. न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1868 when 24-year-old Swiss physician Frederick Mister isolated a new compound from the nuclei of white blood cells. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस से बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस से कैसे कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, उनसे मिलके बनते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। और ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनको फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था एक 24 ईयर ओल्ड एक स्विस फिजिशियन था जिसका नाम था फ्रेडरिक मिस्टर, जिसने क्या किया था, वाइट ब्लड सेल से इसको आइसोलेट करवाया था और कहा था कि ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं। और इसकी अगर हम इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर ले तो होगा, हिस्टोरिकल रिज्यूम में देखें तो एफ मिस्टर ने 1868 में इसको डिस्कवर किया था। और न्यूक्लिक एसिड जो है वो आइसोलेट किए थे फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ बस सेल्स। Due to their isolation, former nuclei and their acidic nature, they were named nucleic acids. इनको न्यूक्लिक एसिड्स नेम इस वजह से दिया गया था क्योंकि जब इनकी आइसोलेशन हो रही थी तो हमारे पास जो न्यूक्लियाई से ये बना था और इसके एसिडिक नेचर की वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड, मतलब एक तो ये कि ये न्यूक्लियाई से बना था और दूसरा ये कि इसकी जो नेचर है वो एसिडिक है, दैट्स वाई इसको नेम दिया गया न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, किससे मिलके बने हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हैं। ये इसका क्या है, पॉलीमर ऑफ यूनिट है, या फिर हम इसको बेसिक यूनिट भी कह सकते हैं इसका। तो ये थे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सी टाइप्स है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स की, सॉरी न्यूक्लिक एसिड्स की टाइप्स, और हमारे पास कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, deoxyribonucleic acid, that is DNA, and the second one is ribonucleic acid, that is RNA. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं डीएनए क्या होता है। क्या होता है हमारे पास, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए अकर्स इन क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स। एक सेल होता है हमारे पास, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस किस में होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है। तो जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम के अंदर होता है, किसमें, क्रोमोसोम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें होता है डीएनए। एंड इन मच स्मॉल लेसर अमाउंट्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं हमारे पास या फिर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, उसमें आरएनए होता है। आरएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस में, इन द राइबोसोम, द साइटोसोल एंड स्मॉलर अमाउंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो सेल, सेल के अंदर बाकी उसके पार्ट्स, और फिर आता है न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर आता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, वहां पे होता है आरएनए। तो अगर हम देखें इसको कि आरएनए जो है न्यूक्लियोलस में होता है, ये किस किस में हो सकता है, ये राइबोसोम्स में होता है, साइटोसोल में, और ये स्मॉल अमाउंट में ये सेल के पार्ट्स में भी होता है। डीएनए के साथ साथ आरएनए भी होता है। तो ये था हमारे पास डीएनए एंड आरएनए की छोटी सी एक्सप्लेनेशन।
और यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये जो डबल कॉइल्ड बना हुआ है, ये जो डबल स्ट्रैंड्स बने हुए हैं, अच्छा इसको डबल स्ट्रैंडेड भी कहते हैं क्योंकि इसके दो स्ट्रैंड्स है, डबल हैं। और इसमें कुछ शुगर्स लगी हुई हैं, कुछ बेसिस अटैच है इसके पास, कुछ अमाइनो एसिड्स हैं। और तो इनको भी नेक्स्ट हम करेंगे एक्सप्लेन। लेकिन यहाँ पे अभी आप इसका स्ट्रक्चर देख लें, ये जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड है, और जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो ये हमारे पास डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है, जो डीएनए और आरएनए है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो उसमें हमारे पास है बेस, शुगर, फास्फेट। तीन चीजें हमारे पास, एक बेस होती है, एक फास्फेट होता है और एक शुगर होती है। इसकी एग्जांपल देखें हम अगर, एएमपी, एडीपी एंड एटीपी। अच्छा, ये है एनर्जी की टाइप्स हैं कुछ, जिसके थ्रू एनर्जी कन्वर्ट होती है, या फिर एनर्जी जो है एक ह्यूमन बॉडी को मिलती है या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिलती है, स्पेशली एनिमल्स को। एट एएमपी होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और एडीपी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी होता है हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दैट इज एएमपी, एडीपी एंड एटीपी। यहाँ पे इनके इन बेसिस के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। फॉस्फेट क्या होता है? ये हमारे पास कंपोनेंट्स, जिसमें ये अगर पिक्चर में आप देखें तो ये हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। इसको हम न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर भी कह रहे हैं। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, जो कि है ओ डबल बॉन्ड पी, और फिर ओ ओ नेगेटिव एंड ओ देन CH2, और फिर वो अटैच है शुगर के साथ, और शुगर का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, और शुगर अटैच है बेस के साथ। तो ये सारा मिला के एक बनता है न्यूक्लिक एसिड, या फिर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये थे हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट चलते हैं आप। नेक्स्ट है हमारे पास कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, और नाइट्रोजनस बेस क्या होती है। न्यूक्लियोसाइड बेसिकली होता है जिसमें नाइट्रोजन बेस होती है, डी राइबोज होती है, मतलब शुगर होती है इन द केस ऑफ आरएनए, एंड D2 डी ऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए। हमारे पास आरएनए के केस में डी राइबोज होगी, ठीक है, एक शुगर होगी, और जो हमारे पास डीएनए है उसमें टू D2 डी ऑक्सीराइबोज होगी। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होगा, हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होगी, और फिर इसके पास भी सेम एज इट इज होगी जैसे न्यूक्लियोसाइड के पास थी। और इसके बाद अच्छा, एक एक और चीज़ ये कि हम पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस क्या है बेसिक, फिर हम इन बेसिस को डिस्कस करते हैं। ऐसे फिर बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। तो बेसिकली न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं और एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं, और इसको मतलब हेल्प करते हैं इसकी ट्रांसमिशन में। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डीएनए के और आरएनए के। इनका काम होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स जब होते हैं तो ये इसको बनाने में हेल्प करते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड में हमने देखा नाइट्रोजनस बेसिस होती है, डी राइबोज शुगर होता है इन केस ऑफ आरएनए, और D2 डीऑक्सीराइबोज होता है इन केस ऑफ डीएनए। देन हमारे पास होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होती है, डी राइबोज शुगर होती है इन केस ऑफ आरएनए, एंड D2 डीऑक्सीराइबोज होती है इन केस ऑफ डीएनए, और इसके साथ साथ हमारे पास फास्फोरिक एसिड होता है। न्यूक्लियोसाइड के पास फास्फोरिक एसिड नहीं था, और बाकी सेम एज इट इज सेम चीजें न्यूक्लियोसाइड में आएंगी, लेकिन उसमें फास्फोरिक एसिड नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या होती है कि इसमें दो चीजें आती हैं, हमारे पास दो नाइट्रोजनस बेसिस हैं बेसिकली, पायरिमिडीन एंड प्यूरीन। तो पायरिमिडीन क्या होती है, 6 मेंबर रिंग्स होते हैं, इसमें दो नाइट्रोजन एटम होते हैं जो कि 1 और 3 पोजीशन पे अटैच होते हैं, 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं इसके पास, और प्लानर मोलिक्यूल जो होते हैं उनके पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्होंने क्लाउड किया हुआ होता है, और इसका जनरल फॉर्मूला है C4H4N2। नेक्स्ट हमारे पास प्यूरिन। प्यूरिन क्या होती है, 6 नंबर ऑफ पायरिमिडीन रिंग्स होती हैं इसमें, जो कि फ्यूज हुई होती हैं किसके साथ, ये फ्यूज हुई होती हैं टू 5 मेंबर्स, एंड दैट इज इमिडेजोल रिंग। इसका इमिडेजोल रिंग होता है, मतलब इसमें क्या होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं पायरिमिडीन रिंग के।
जो कि फ्यूज हुए होते हैं। देन हमारे पास दो नाइट्रोजन एटम होते हैं सेम एज इट इज जैसे थे पायरिमिडीन में 1 एंड 3rd पोजीशन पे, ये भी सेम एज इट इज होंगे pyrimidine ring and other two at position 7 and 9। लेकिन इसमें एक और चीज है, उसमें 7 and 9 पोजीशन पे नहीं थे, यहाँ पे 7 and 9 पोजीशन पे इमिडाजोल रिंग बना हुआ है। प्लानर मॉलिक्यूल ओइंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके पास भी जो प्लानर मॉलिक्यूल होगा उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन भी होगा, और इसका जनरल फॉर्मूला है C5H4N4। और इसके साथ साथ ये स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है पायरिडीन का भी और प्यूरिन का भी, पायरिमिडीन का और प्यूरिन का। तो ये था हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस और न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट चलते हैं हमारे बेसिक टॉपिक की तरफ, जो कि है डीएनए। डीएनए क्या है? हमने जैसे पहले पढ़ा, जो 24 ईयर ओल्ड एक फिजिशियन था फ्रेडरिक मिस्टर, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड्स को हमारे तक पहुंचाया था, या फिर हम कह सकते हैं इंट्रोड्यूस करवाया था। तो फ्रेडरिक मिस्टर आइसोलेट्स फॉर फर्स्ट टाइम डीएनए इन सैल्मन स्पर्म में इसने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। 1944 अवेरे मैकलिट एंड मैककेर्टी डिस्कवर्ड डीएनए could transfect from a pathogenic bacteria strain to an other no pathogenic। अच्छा, 1944 में इसको एक्सप्लोर किया था अवेरी ने, और मैक्लियोड एंड मैककेर्टी ने। उसने कहा था कि डीएनए जो है इसको हम ट्रांसफेक्ट कर सकते हैं, या फिर ट्रांसफेक्ट ये हो सकता है, ट्रांसफर कर सकते हैं हम इसको पैथोजेनिक बैक्टीरिया स्ट्रेन से दूसरे पैथोजन में, जिसमें जो कि पैथोजेनिक ना हो। और नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट इसने किया था ट्रांसफेक्शन में, ई कोलाई पे इसने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था बाय बैक्टीरियोफेज के थ्रू इसने ई कोलाई पे एक्सपेरिमेंट किया था। हार्शी एंड चेज का काम था। नेक्स्ट वैटसन एंड क्रिक मॉडल था। ये सारे इन्होंने क्या किया था, 1 by 1 डीएनए पे इन्होंने वर्क किया था। हार्शी एंड चेज ने किया, फिर 1953 में वैटसन एंड क्रिक ने किया, और फिर ऐसे स्ट्रक्चर एक्सप्लोर होता गया डीएनए का, और जो इसकी फर्दर जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती गई कि डीएनए असल में कहाँ से आया, कैसे आया, और इसका फंक्शन क्या है। क्योंकि इससे पहले हमें कोई नॉलेज नहीं था कि डीएनए क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर डीएनए आफ्टर ऑब्जर्विंग एक्सरे डायफ्रैक्शन। इन्होंने यूज की एक्सरे डायफ्रैक्शन और डीएनए के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। इमेज ऑफ डीएनए टेकन बाय आर फ्रैंकलिन। जो डीएनए का इमेज है वो किसने बताया था? आर फ्रैंकलिन ने 1952 में बताया था। अब हमारे पास रेशियो ऑफ बेस इन डीएनए के, डीएनए के अंदर बेस की रेशियो कितनी होती है? In 1951, Edwin Chargaff provided data about the ratios of different bases present in the molecule. 1951 में एडविन चार्गफ जो है उसने डाटा हमें प्रोवाइड किया, एक मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी कि हमारे पास जो डिफरेंट बेसिस होती हैं, जो मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं, उसकी कुछ रेशियो होती है, उसकी कोई फिक्स रेशियो भी हो सकती है। This data suggested that adenine and thymine are equal in ratio and so are guanine and cytosine। हमारे पास चार बेसिक जो होती हैं, वो होती हैं हमारे पास बेसिस होती हैं, वो कौन सी हैं? एडनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। और इसमें इसने कहा कि हमारे पास जो एडेनिन और थायमिन है इसकी रेशियो सेम होती है, और जो गवानीन और साइटोसिन है इसकी रेशियो सेम होती है। तो ये रेशियो हमें बताई थी किसने? एडविन चार्गेफ ने 1951 में। डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए जो है स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। तो ये था हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट डीएनए के बारे में। नेक्स्ट इसको अगर हम और एक्सप्लोर करें तो हम देखेंगे वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, मैरी क्यूरी, विक्लिंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय एक्स-रे डायफ्रैक्शन टेक्निक। फाइनली जेम्स डी वैटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक प्रपोज द मॉडल ऑफ डीएनए। फाइनल जो मॉडल है वो किसने दिया था? डी वैटसन और फ्रैंकिस क्रिक ने। इन्होंने क्या सजेस्ट किया? इन्होंने सजेस्ट किया द डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और स्ट्रैंड। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या स्ट्रैंड्स होते हैं। ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं ये कॉइल होते हैं एक दूसरे के अराउंड, और एक डबल हेलिक्स बनाते हैं। ये जो कॉइलिंग ऑफ टू स्ट्रैंड्स है
ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। एक स्ट्रैंड जो है वो 3 to 5 है और दूसरा जो है 5 to 3 है। अच्छा, ये स्ट्रैंड की पोजीशन है, एक साइड से अगर स्ट्रैंड स्टार्ट हो रहा है तो उसकी पोजीशन होगी 5 प्राइम, और वो स्ट्रैंड जहाँ पे एंड हो रहा है नीचे जाके वो होगी 3 प्राइम। और फिर सेम एज इट इज उसके ऊपर वाला जो स्टैंड है सेकंड वाला, वहां पे जो ऊपर होगी वो फिर 3 प्राइम हो जाएगी, और उसके नीचे वाला जो होगा जहाँ पे वो एंड हो रहा है वहां पे 5 प्राइम हो जाएगी। मतलब ये 5 और 3 जो है ये हमेशा अपोजिट साइड पे आएंगे, मतलब एक दूसरे के आमने सामने नहीं लिखे जाएंगे। ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और इनके बीच में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ये जो दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो एडनिन और थायमीन के बीच में बनते हैं, मतलब दो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एडनिन और थायमीन के बीच में, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं गवानीन और साइटोसिन के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि एडनीन और थायमीन के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं और कितने बॉन्ड होते हैं, और जो गवानीन और साइटोसिन है उसके बीच में कितने होते हैं। एडनीन थायमीन के मिड में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जो साइटोसिन और गवानीन है हमारे पास उसके बीच में होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडेनिन जो है वो हमेशा थायमीन के अपोजिट होगी, और गवानीन जो है वो हमेशा अपोजिट होगी साइटोसिन के। ये जो दो स्ट्रैंड है इन्होंने कॉइल किया हुआ होगा एक दूसरे को, और इसका जो हर टर्न है, मतलब जब डीएनए का स्ट्रक्चर हमने देखा तो उसमें क्या था, उसमें कॉइलिंग हुई हुई थी। जैसे कि इसको एक बार फिर हम देख लेते हैं पीछे जाके। इसको अगर हम देखें तो ये ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। ये देखें यहाँ पे कॉइलिंग हुई हुई है ना कैसे, और ये जो बीच में ये कलरफुल लगी हुई है ना, ये जो ब्लैक है, और फिर बीच में उसके साथ स्काई ब्लू है, फिर ग्रीन है, रेड है, फिर ब्लैक है, फिर स्काई ब्लू है, ये सारी क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो हमने पढ़ी, एडेनिन गवानीन थायमीन और साइटोसिन, ये जो हमने पढ़ी। और इसमें ये जो एंड है ये ऊपर से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ से 5 प्राइम होगा, और यही स्टैंड जहाँ पे एंड हो रहा है वो 3 प्राइम होगा। फिर हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर ये 5 प्राइम होगा, और फिर एंड तक जाएंगे, इसी स्ट्रैंड का जो एंड होगा वो हमारे पास फिर 3 प्राइम होगा। तो ये था हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर। अब इसको जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है उसकी कुछ बेसिस भी होती हैं, और इसके अलावा हमने कहा कि ये कैसे कैसे बनता है। तो सॉरी, तो इसके अलावा हमने पढ़ा कि ये जो स्टैंड है, अच्छा अब हमने स्टैंड की जो कॉइलिंग पढ़ी, जैसे ये हमने देखा कि वो टर्न कर रहा था, उसका एक जो टर्न है ना वो कितना होता है, 3.4 ऑंगस्ट्रम होता है। और इसके सॉरी, इसके जो स्ट्रैंड का टर्न होता है वो 3.4 ऑंगस्ट्रम होता है। ये जो टर्न है इसके पास 10 बेस पेयर्स होते हैं। 1 ऑक्स्ट्रम मिलियन जो है ना वो किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 10 to 10 मीटर जो होता है वो 100 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए। All the information for the structure and the functioning of the cell are stored in DNA। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो किस में स्टोर होती है, चाहे हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या फंक्शन, मतलब सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग हो, वो किस में होती है, डीएनए के अंदर स्टोर होती है। इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो सिंगल क्रोमोसोम होता है उसमें, और इसमें 5 मिलियन बेसिस होती हैं। ये जो बेसिस होती हैं वो पर्टिकुलर लीनियर ऑर्डर में अरेंज होती हैं, और ये जो बेसिस होती है इनमें इंफॉर्मेशन होती है। ये इंफॉर्मेशन जो है वो किस में प्रेजेंट होती है, यूनिट्स में प्रेजेंट होती है, इसको कहते हैं जीन्स। और जीन्स किस में होते हैं, जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स में और डीएनए में। अ जीन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। ये एक जीन जो है ये डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और उसको बताता है कि किस टाइम उन्होंने कैसे रिएक्ट करना है, और इंफॉर्मेशन कौन कौन सी कैसे कैसे स्टोर करनी है। जीन जो है यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है। जीन हमारे पास बायोलॉजिकल का इनहेरिटेड यूनिट है, और इसमें क्या होता है सॉरी, इसमें इंफॉर्मेशन पास आउट होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन या फिर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए के डीएनए के मतलब कैसे कैसे होता है, और ये कैसे अरेंज होता है, और इसमें जीन होती है और उसका काम क्या होता है वो हमने देखा। नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन।
तो ये आपने ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होती है ये एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़रूर आती होती है। द ई कोलाई जीनोम, जो ई कोलाई जिस पे फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसके टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने होते हैं? वो होते हैं कंसिस्ट ऑफ 4 6 39 221 बेस पेयर्स होते हैं उसमें। ये अपने याद रखना, एमसीक्यूज में आ सकता है। दिस जीनोम कोड फॉर 4288 प्रोटीन्स, ये कोड करता है 4288 प्रोटीन्स को। और इसके अलावा है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंस होता है। इसका मतलब है एक बैक्टीरिया जो है जब उसमें इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो उस फिर क्या होता है, उसमें फिर क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है किस चीज़ की, अच्छा सॉरी, डिजीज कॉज हो जाती है। जैसे हीमोफाइलस, हीम का मतलब होता है ब्लड, मतलब ब्लड में उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है, मतलब ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है उसको। और ये फर्स्ट टाइम माइक्रोब में इसको डिस्कस किया गया था कि ये माइक्रोब में ऐसे हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास आरएनए। आरएनए जो होता है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जिसको राइबो न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। फंक्शन क्या होता है आरएनए का? आरएनए जो है ट्रांसफर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब कि डीएनए से टू द सेल, मतलब प्रोटीन्स को फॉर यूज। मतलब आरएनए का काम है, इसने जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से लेनी है, डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर है, और उसने सेल को देनी है, मतलब प्रोटीन्स को देनी है। और फिर बाकी जो सेल्स हैं वो इसको यूज करेंगे। मेक्स अप राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स बनाते हैं, हेल्प असेंबल प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स को जुड़ने में, कंबाइन होने में, असेंबल होने में हेल्प करते हैं। तो ये था हमारे पास सिंपल आरएनए। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए क्या होता है? मेड अप ऑफ रिपीटिंग स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन ऑल थ्री ए पार्ट्स सिमिलर टू डीएनए। इसके पास भी तीन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने डीएनए में पढ़े, शुगर होता है, फास्फेट होता है और नाइट्रोजनस बेस होती है। इसके बाद है शुगर। ये जो शुगर होती है आरएनए के अंदर, इसको राइबोज कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजनस बेस होती है। और इसके अलावा हमने पढ़ा डीएनए में एडनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायमिन, ये थे डीएनए में। लेकिन सेम इसमें होगा, लेकिन एक चीज होगी जो चेंज होगी, थायमिन की जगह हम लोग यूरेसिल लगा देंगे। तो यूरेसिल यूज होती है यहाँ पे बेस इंस्टेड ऑफ थायमिन। यूरेसिल विल बाइंड टू एडनिन जस्ट लाइक थायमिन डिड। जैसे थायमिन अटैच होती है एडनिन के साथ, वैसे ही यहाँ पे यूरेसिल अटैच होगी एडनिन के साथ। जैसे कि हमने पहले भी स्ट्रक्चर देखा, डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड था और आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड है। और इसमें भी एक फंक्शन बताया गया है छोटा सा, जैसे कि पहले डीएनए का बताया गया था, यहाँ पे आरएनए का बताया गया है कि हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए भी होता है। और मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और ये मैसेज कैरी करता है डीएनए से और लेके जाता है न्यूक्लियस तक टू द राइबोसोम इन द साइटोसोल, मतलब राइबोसोम्स के साइटोसोल में लेके जाता है। और वहां पे ये प्रोटीन्स बनाता है, उनको मैसेज देता है कि भाई अब आपने यहाँ पे प्रोटीन बनानी है, आपका काम है प्रोटीन बनाना। तो मैसेंजर आरएनए मैसेज ट्रांसफर करता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से किसकी तरफ, सॉरी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डीएनए की तरफ, जो कि है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। पहले हमने पढ़ा मैसेंजर आरएनए क्या होता है, अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। ये कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से टू राइबोस, जहाँ पे अमाइनो एसिड जो होते हैं वो अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। और मैसेंजर आरएनए जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, बनाते हैं फिर। अच्छा, ये क्या फंक्शन होता है इसका मैसेंजर आरएनए का? मैसेंजर आरएनए क्या करना है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेनी है राइबोसोम्स के अंदर जो डीएनए, वहां से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेनी है, जहाँ पे अमाइनो एसिड्स अरेंज होते हैं वहां से इन्फॉर्मेशन लेके वो कहाँ पे जाता है, मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर आरएनए जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल की तरफ जाता है और वहां पे उसको कहता है कि अब तुमने यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन बनानी है। नेक्स्ट हमारे पास ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ होता है, मतलब इसकी वेरिएबल लेंथ होती है और इसकी लेंथ जो है ना उसके साइज पे डिपेंड करती है कि जीन का साइज कितना है और प्रोटीन जो है वो कितना मैसेज इसमें टेक कर सकती है। मतलब इसकी लेंथ उतनी होगी जितना प्रोटीन जो है वो मैसेज कैरी कर सकती हो या फिर जितना जीन का साइज हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ 1000 अमीनो एसिड्स मैसेंजर आरएनए विल हैव द लेंथ ऑफ 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम एग्जांपल लें कि प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है उसके पास 1000 अमीनो एसिड्स हैं मैसेंजर आरएनए के, तो उसके पास
3000 न्यूक्लियोटाइड्स होने भी मस्ट है, मतलब उसके पास इतने न्यूक्लियोटाइड्स भी होंगे। नेक्स्ट हमारे पास अमाउंट इन अ सेल, ये जो मैसेंजर आरएनए इसकी अमाउंट कितनी होती है, अबाउट 3 to 4% होती है टोटल आरएनए इन द सेल। जितना आरएनए है सेल का, उसमें मैसेंजर आरएनए की परसेंटेज जो है 3 to 4% होती है। तो ये था हमारे पास मैसेंजर आरएनए। देन हमारे पास ट्रांसफर आरएनए, इसको हम ट्रांसफरेज आरएनए भी कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए जो है ये क्लोवर लीफ शेप होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये इंफॉर्मेशन अमीनो एसिड से राइबोसोम की तरफ लेके जाता है और क्या करता है, इसको असेंबल करवा देता है इसके करेक्ट ऑर्डर में। मतलब मैसेंजर आरएनए जो है वो लेके आया मैसेज, लेकिन जो ट्रांसफर आरएनए है वो नेक्स्ट उसको लेके जाएगा और उसको सही जगह ट्रांसफर करेगा और उसको हेल्प करेगा कि तुमने अब ये वाला काम करना है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन क्या है, और ये ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन और इसके अलावा इसकी मतलब कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस है, वो क्या क्या है। अमाउंट इन सेल, जैसे हमने पढ़ा कि मैसेंजर आरएनए उसकी भी स्पेसिफिक अमाउंट है। तो वो थी हमारे पास 3 to 4%। और ये जो ट्रांसफर आरएनए है, टी आरएनए भी कहते हैं। टी हम स्मॉल लिखेंगे और आरएनए बड़ा लिखेंगे। इसकी कितनी परसेंटेज होती है, इसकी 10 to 20% होती है टोटल सेलुलर आरएनए की। और इसका साइज कितना होता है, साइज इसका स्मॉल होता है। और इसमें क्या होती है, इसकी चेन जो है उसमें 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमीनो एसिड्स को उसकी सही साइड पे लेके जाता है और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है और सेंसिस करता है राइबोसोम्स के अंदर, और ये अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है। इसकी टाइप्स में अगर हम देखें, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए फॉर ईच अमीनो एसिड, सो द सेल्स हैव 20 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए। इसके कोई स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए तो नहीं होता किसी भी अमीनो एसिड के लिए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सेल के पास 20 टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। ये हमारे पास आरएनए की लास्ट टाइप। इसमें क्या होता है, द आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए कंबाइंस विद राइबोसोमल प्रोटीन्स एंड फॉर्म राइबोसोम्स। ये क्या करता है, ये कंबाइन होता है राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ, जिन्होंने राइबोसोम्स बनाना है उनके साथ अटैच होकर राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है। ये जो है ये इसका फाइनल स्टेप होता है आरएनए का। इसकी अमाउंट कितनी होती है, जैसे हमने पढ़ी मैसेंजर आरएनए की थी 3 to 4%, और नेक्स्ट थी 10 to 20% इन ट्रांसफर आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए में ये कितनी है, ये 80% होता है टोटल आरएनए का। मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी होती है, राइबोसोमल आरएनए की होती है, क्योंकि ये मेजर पोर्शन है आरएनए का सेल के अंदर जो मेजर रोल है, मेजर काम है, वो राइबोसोमल आरएनए का है, और ये होता है इसका 80%। ये राइबोसोमल प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है, वो वहां से अलग नहीं होता। और ये 40 to 50% जो है राइबोसोम्स ये बनाता है, राइबोसोमल आरएनए बनाता है। इसका फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स एज अ मशीन फॉर सेंसिस ऑफ प्रोटीन। ये एक्ट करता है एज अ मशीन और सेंसिस करता है प्रोटीन्स की। ये जो मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं राइबोसोम्स के साथ उसके सरफेस पे। मतलब जहाँ पे मैसेज आया, फिर ट्रांसफर हुआ, फिर राइबोसोमल आरएनए जो है वो अटैच्ड है किसके साथ, वो इसके साथ राइबोसोम्स के साथ अटैच है। वहाँ पे वो क्या करेंगे, उसके सरफेस पे मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए क्या करेंगे, इसके सरफेस पे इंटरेक्ट करेंगे तभी तो राइबोसोम्स बनेंगे। और किसके सरफेस पे बनेंगे, राइबोसोमल आरएनए के सरफेस पे बनेंगे राइबोसोम्स। दे ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन ऑफ जीन इनटू स्पेसिफिक प्रोटीन। तो लास्ट में क्या होगा, हमारे पास ये ट्रांसलेट हो जाएगी इंफॉर्मेशन। मतलब कोई इंफॉर्मेशन है मैसेंजर आरएनए से आई, ट्रांसफर आरएनए लेके आया, और राइबोसोमल आरएनए जो कि एसोसिएट है राइबोसोम्स के ऊपर, वो क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन सारी डिटेक्ट करेगा और इनको हेल्प करेगा। और क्योंकि ये एसोसिएटेड होता है राइबोसोम्स के साथ, दैट्स वाई इसके लिए इजी है सिंपली 40 to 50% राइबोसोम्स बनाना। और इसका साइज कितना होता है या फिर इसकी अमाउंट कितनी होती है, 80% होती है पूरे सेल के अंदर। तो ये था हमारे पास डीएनए एंड आरएनए जो कि थे न्यूक्लिक एसिड्स। आई होप सो आपको लेक्चर सही लगा होगा और पसंद आया होगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कहीं पे कोई भी इशू हो या कहीं पे कोई मिस्टेक लगी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।